आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थियरी को यूज करके या क्रिस्टल फील्ड थियरी के आधार पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना के बारे में पढ़ेंगे। जब हम सीएफटी की बात करते हैं तो सीएफटी में क्रिस्टल फील्ड थियरी पिछले लेक्चर में हमने बैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक मोमेंट या उनकी ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। चूंकि बैलेंस बॉन्ड थियरी में लिगेंड्स के नेचर के बारे में हम स्टडी नहीं कर पाते हैं कि लिगेंड्स वीक है या स्ट्रांग है, हम उस बारे में कोई स्टडी नहीं कर पाते। बैलेंस बॉन्ड थियरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कोई लिगेंड वीक है या स्ट्रांग है, बट क्रिस्टल फील्ड थियरी लिगेंड्स के नेचर के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देता है और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, उस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के आधार पर और क्रिस्टल फील्ड थियरी के आधार पर, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है वो क्रिस्टल फील्ड थियरी के ही आधार पर है और उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के आधार पर, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के आधार पर हमने कुछ लिगेंड्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन से लिगेंड्स स्ट्रांग हैं और कौन से लिगेंड्स वीक हैं। स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड को क्लासिफाई करने से पहले हम ये जान लें कि कोई भी लिगेंड्स है तो उस लिगेंड में डोनर एटम होते हैं और डोनर एटम कौन सा है, उसी डोनर एटम के आधार पर जनरली हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन समझते हैं। जैसे अगर हम लिगेंड की बात करें, अगर कार्बन डोनर है, डोनर एटम के आधार पर अगर हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो अगर डोनर एटम में लिखता हूं कि डोनर एटम कैसा है। अगर डोनर एटम कार्बन है तो लिगेंड का जो पावर होगा, जो लिगेंड की स्ट्रेंथ होती है, स्प्लिटिंग पावर होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। उससे कम होता है नाइट्रोजन के केस में, उससे कम होता है ऑक्सीजन के केस में और उससे कम होता है हैलोजन्स के केस में। मतलब क्या होगा कि अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसमें डोनर एटम कार्बन है तो वो नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग पावर ज्यादा होगी, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर डोनर एटम नाइट्रोजन है किसी लिगेंड में तो उसका जो पावर होगा वो ऑक्सीजन से, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रांग जो होता है कि अगर हाइड्रोजन है तो डोनर एटम अगर हाइड्रोजन है तो उसके कंपैरेटिवली अगर किसी लिगेंड में ऑक्सीजन डोनर एटम है तो उस लिगेंड की जो स्ट्रेंथ पावर होती है या स्प्लिटिंग पावर होती है या फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जैसे अगर सी वालों के बारे में, जैसे एक है कि Cl- हम पढ़ते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं या कार्बोनिल जिसको हम कहते हैं, तो ये साइनाइड और कार्बोनिल दोनों में जो डोनर एटम है वो कार्बन है, तो नो डाउट इन दोनों की जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है और होनी भी चाहिए। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के केसेस हम जैसे लिख रहे हैं NO2- है, NH3 है या इन है, ये जो लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड जो है वो चूंकि इसमें जो डोनर एटम है, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसमें भी डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो इनकी जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन वाले से ज्यादा होती है बट कार्बन वाले से कम होती है। हम ऑक्सीजन की बात अगर करें, ऑक्सीजन में डोनर एटम कहां है, जैसे OH- है, H2O है, ये इन दोनों में ऑक्सीजन डोनर एटम है तो कंपैरेटिवली इनकी फील्ड स्ट्रेंथ नाइट्रोजन वाले से ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन के केस में हमें पता ही है कि जैसे F- है, Cl- है, Br- है एंड I-, ये जो लिगेंड्स होते हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो इन सभी लिगेंड्स को, जो लिगेंड्स का एक ये बेसिक नॉलेज है, एक की पॉइंट है कि अगर हम केवल डोनर एटम के आधार पर अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि जिसमें डोनर एटम कार्बन है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ नाइट्रोजन वाले से ज्यादा होती है, नाइट्रोजन वाले की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की हैलोजन से ज्यादा होती है। अब इनको अगर हम एक चीज देखें तो हम जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की बात अगर करें कि कौन से लिगेंड जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के बारे में कुछ जो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के आधार पर हमने देखा है कि CO जो होता है, CO की पावर जो है सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होता है Cl का होता है,
फिर उससे कम होता है NO2 माइनस का होता है, फिर इन का होता है और इन के बाद NH3 का होता है। बेसिकली ये जो लिगेंड्स यहाँ लिखे गए हैं कि ये जो लिगेंड्स लिखे गए हैं कि कार्बोनिल ग्रुप की फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, उससे कम साइनाइड की होती है, उससे कम नाइट्रो ग्रुप की होती है, उससे कम इन की होती है और उससे कम NH3 की होती है। तो बेसिकली इन 5 लिगेंड्स को जनरली हम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को भी जैसे जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर हम करते हैं, जहां हमें वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के बारे में हमें आइडिया नहीं था, तो यहाँ भी अगर एक केस से हम और भी ये जान सकते हैं कि कोई भी लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, वो इस बात पे भी निर्भर करेगा कि जिस लिगेंड के प्रेजेंस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या जो स्प्लिटिंग है, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें स्प्लिटिंग होती है और आफ्टर स्प्लिटिंग जो Eg सेट होता है वो ऊपर जाता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू T2g। तो यहाँ जो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग Eg और T2g के बीच में होती है, तो ये जो गैप है वो गैप जितना ही ज्यादा होगा, गैप स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के साथ वो गैप ज्यादा होगा, जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के केस में हम डेल्टा O लिखते हैं। ये डेल्टा O मतलब होता है CFSE इन ऑक्टाहेड्रल, CFSE इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में CFSE की वैल्यू जो होती है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के साथ ज्यादा होती है। और अगर CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर ज्यादा होती है किसके साथ, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स के साथ, और अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स के साथ ज्यादा होती है तो ऐसे लिगेंड्स के प्रेजेंस में जो डेल्टा O की वैल्यू होती है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लिगेंड के प्रेजेंस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, इसका मतलब वो लिगेंड भी स्ट्रांग होगा। तो अगर हमें ये नहीं पता है कि लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, बट अगर उस केस में अगर किसी क्वेश्चन में डेल्टा O की वैल्यू मींस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू अगर गिवन है और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू भी गिवन है, तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर भी हम ये बता सकते हैं कि जिस कॉम्प्लेक्स के लिए ये अप्लाई होगा, ये रिलेशन अप्लाई होगा कि डेल्टा O इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब वो लिगेंड स्ट्रांग लिगेंड होगा। तो हम एक तरीके से ऐसे भी स्ट्रांग लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में आइडिया हम रख सकते हैं। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जैसे भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ये जरूर नोट कर लें कि स्ट्रांग फील्ड सारी चीजों को नोट कर लें कि कार्बन अगर डोनर एटम है तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन वाले की ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहा हूं। और अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की बात किया जाए, एग्जैक्टली एब्सोल्यूट अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की बात किया जाए तो ये कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, इन और NH3 जो होता है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में हमें आइडिया नहीं है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स के डेल्टा O और पेयरिंग एनर्जी के बारे में फैक्ट दिया हुआ है, उसकी डेटा गिवन है, तो अगर डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा दिया गया है, इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड्स हैं वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये हम लोग पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है या डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें पेयरिंग होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग प्रियॉरिटी के आधार पर होगा, और अगर पेयरिंग होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स में वो हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हुन्स रूल के प्रेजेंस में in the presence of strong ligand the distribution of electrons being against to Hund's rule, और weak field ligand के प्रेजेंस में जहां डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होगी, ऐसे केस में weak field ligand होगा। और weak field ligand के केस में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट d ऑर्बिटल्स में वो Hund's rule के अकॉर्डिंग होता है। तो इतनी चीजों के बताने के बाद वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के बारे में आइडिया देने के बाद अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम इस क्वेश्चन को एक एक करके करते हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ है COF6 3 नेगेटिव चार्ज है।
हालांकि इस क्वेश्चन में हमें IUPAC नेम नहीं लिखना है, बट हम जब करते हैं क्वेश्चन को करें तो एक एक करके उसकी सारी केमिस्ट्री हम लिख लें। पहला काम ये करें कि यहाँ CO की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, यहाँ F6 है, 6 लिगेंड्स है फ्लोराइड के, फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, टोटल 6 माइनस हो गया और ओवरऑल 3 माइनस है। इसका मतलब यहाँ CO पे CO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, और CO की अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हमें ये पता होना चाहिए, हमने अपने पिछले वीडियो में कई बार हमने रिपीट किया है कि 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जरूर पता होना चाहिए। कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर 27 होता है और इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d74s2। तो 3d74s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये +3 स्टेट में है। तो अगर ये +3 स्टेट में है इसका मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन 3d से होगा। तो CO इन +3 स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d6 होगा। अब इस चीज को हम डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं कि चूंकि मुझे पता, हमने ये बोला कि जो हैलोजेंस होते हैं, नो डाउट जितने भी हैलोजेंस होते हैं वे सभी वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। तो ये वीक फील्ड लिगैंड है, और अगर ये वीक फील्ड लिगैंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल होगा। और अगर अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल होता है तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, चूंकि ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हमने लिखा है सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिखा है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो इलेक्ट्रॉन का जो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है वो T2g और Eg में होती है। T2g लोअर एनर्जी लेवल होता है, Eg हायर एनर्जी लेवल होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल होगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगैंड है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले 1 1 1 करके इलेक्ट्रॉन होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ होगा, फिर सिक्स्थ यहाँ होगा। इसका मतलब T2g में 4 इलेक्ट्रॉन होगा और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। T2g में होगा क्या कि हम इसको फिर से बना दें कि T2g में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3, Eg में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 and 2। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। इसका मतलब T2g में 4 इलेक्ट्रॉन होगा और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में यही है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख लिया कि 3d6 का होगा, T2g4 एंड Eg2, और उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता करना है। अब जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि जब हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, n = 4 है इफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है वो होती है √n+2bm। n+2bm इसका फार्मूला होता है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 + 2 एंड दिस इज इक्वल टू √8। √8 इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इस तरीके से हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर इस कॉम्प्लेक्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखा, फिर हमने मैग्नेटिक मोमेंट लिखा। क्वेश्चन में हालांकि लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए आपके दिमाग में जो जितने भी कॉम्प्लेक्स, हमारी कोशिश होती है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स लिखे हैं उन कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम भी हम यहाँ लिखते चलें। ये देखिए कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स से पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, और अगर हम पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं 6 है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा फ्लोराइडो। फ्लोरीन है तो फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो। और चूंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है CO को हम कहेंगे कोबाल्टेट एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और कोबाल्टेट थर्ड हम लिखेंगे। ये इसका IUPAC नेम है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इन सारी चीजों के बारे में देखें। और बार बार मैं अपने वीडियो में ये कहता हूं कि अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई डाउट होता है तो निश्चित रूप से उस वीडियो से रिलेटेड जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने डाउट लिखकर मैं उसका सलूशन दूंगा। तो इसका नाम हो गया हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड। हम नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है COH2O हेक्सा 2 पॉजिटिव चार्ज है,
तो इस कॉम्प्लेक्स में हम देखें कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है, दूसरा जो एग्जांपल्स हमें करना है, H2O पे 0 चार्ज होता है तो ये 0 हो गया, ओवरऑल 2+ है, इसका मतलब CO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर मैं वही चीज बोलूं क्योंकि पिछला भी एग्जांपल CO का ही था कि CO का भी हमने बोला है कि CO का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d7 4s2 होता है, +2 स्टेट में है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो यहाँ बच जाएगा 3d7, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d7 हुआ। हमें ये पता है कि H2O क्या होता है, वीक फील्ड लिगैंड होता है, और वीक फील्ड लिगैंड के केस में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल होता है। इसलिए हम 3d7 का जब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 3d7 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले हम T2G में लिखेंगे, देन EG में लिखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, T2G में 3 ऑर्बिटल्स, लोएस्ट एनर्जी लेवल है, ये 2 है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ इसमें होगा और सेवेंथ इसमें होगा। इसका मतलब T2G में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है और EG में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, यहाँ पेयरिंग है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, थ्री है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 है, सो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो हो जाएगी √3 × 3+2, या इसको हम लिख सकते हैं √15 Bm। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो गई √15 Bm। अब हम एक चीज देखें यहाँ कि √13 Bm हो गया। अब इसका IUPAC नेम अगर हम लिखते हैं यहाँ, जैसे हमने कहा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स हमारे सामने आए क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया, फिर भी हम उसको एक बार एक्सरसाइज के तौर पे देखते हैं। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे और लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा CO कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो इसका नाम होगा कोबाल्ट हमने लिख लिया, एंड +2 स्टेट में है तो इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2। तो ये इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हो गया। थर्ड एग्जांपल हम चलते हैं, थर्ड एग्जांपल को हम देखते हैं कि थर्ड एग्जांपल में क्या करना है। थर्ड एग्जांपल में है FeCN हेक्सा 4 नेगेटिव चार्ज है, Cn पे -1 नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ टोटल हो जाएगा -6। अब यहाँ ओवरऑल -4 है तो इसका मतलब यहाँ Fe+2 स्टेट में है। Fe+2 स्टेट में जो हम पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d6 4s2 होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, +2 स्टेट में है इसलिए हम इसको लिखेंगे 3d6। हम 3d6 लिखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं कि चूंकि Cn एक स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अगेंस्ट टू हुम्स रूल होगा, हुम्स रूल के अगेंस्ट होगा। और अगर अगेंस्ट रूल्स हुम्स रूल के अगेंस्ट होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 3 ऑर्बिटल होते हैं T2G और EG होते हैं, ये T2G होता है, ये EG होता है, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अकॉर्डिंग अगेंस्ट टू हुम्स रूल होगा तो पहला दूसरा इसमें, तीसरा और चौथा इसमें, पांचवा और छठा इसमें। इसका मतलब T2G 6 एंड EG 0 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, सो मैग्नेटिक मोमेंट नो डाउट 0 होगा। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 है सो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो डायामैग्नेटिक होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। हम नाम की बात करें तो नाम इसका लिखेंगे क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के लास्ट में ATE लगाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हम लिखते हैं और इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनाइडो फेरेट। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है फेरेट एंड 2 तो इसका IUPAC नेम हो गया कि हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 इसका IUPAC नेम हो गया। इसी तरीके से हम लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं और लास्ट एग्जांपल जो है वो कॉपर का एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जनरली कॉपर जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता नहीं है बट स्ट्रांग लिगेंड के साथ वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया है और यहाँ NH3 6 है, NH3 पे 6 होता है तो इसकी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। ओवरऑल इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब Cu जो है वो यहाँ +2 स्टेट में है।
और यहाँ अगर Cu+2 स्टेट में है तो हम Cu का +2 स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। Cu का एटॉमिक नंबर 29 होता है और ये एक एक्सेप्शनल केस में आता है जहां इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d9। NH3 जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि NH3 एक स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है और अगर ये स्ट्रांग लिगैंड है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अगेंस्ट हुम्स रूल होगा। तो अगेंस्ट हुम्स रूल होगा, ये T2G है, ये Eg है, ये T2G है और ये Eg है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, थर्ड एंड फोर्थ इसमें होगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इसमें होगा, सेवेंथ और एट्थ नंबर इसमें होगा, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। इसका मतलब जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा T2G6 एंड Eg3। तो T2 ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो n = 1 और n = 1 हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √3 Bm होगा और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। इसी के साथ इस कॉम्प्लेक्स का भी हम IUPAC नेम लिखते हैं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि कॉपर का एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। जब कॉपर का कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है +2 पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो यहाँ Cu का जो नाम होगा एज यूजुअल नाम होगा कॉपर होगा। पहले हम लिगैंड्स का नाम लिखते हैं। 6 लिगैंड है, हेक्साएमाइन 6 लिगैंड है। तो NH3 के लिए हम एमाइन लिखते हैं हेक्सामाइन एंड ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए कॉपर 2। तो ये इसका इस तरीके से इसका IUPAC नेम हो गया। यहाँ हमने 4 एग्जांपल्स लिए थे और 4 एग्जांपल्स में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर हमने ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे निकालते हैं जो सेंट्रल मेटल है d ऑर्बिटल्स में, T2G और Eg लेवल में कैसे उसको हम निकालते हैं। फिर हमने ये बताया कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चूंकि हमें फार्मूला पता होता है कि μ = √n+2 Bm, तो उस आधार पर हमने मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट किया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ये आज एग्जांपल्स हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इधर भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा है, जितने भी टॉपिक्स पढ़ा है, पहले उन सभी टॉपिक्स पे जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार मैं फिर से याद दिलाऊं कि लिगेंड्स का जो क्लासिफिकेशन है कि कौन स्ट्रांग लिगेंड है और कौन वीक फील्ड लिगेंड है, अभी इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो उन चीजों को आप जरूर याद रखें कि जैसे कार्बोनिल है, साइनाइड है, अमोनिया है, इथाइलिन डाइएमाइन है या जिसको इथेन 1,2 डाइएमाइन कहते हैं और नाइट्रो ग्रुप का नो डाउट ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं। बाकी अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में आइडिया है या नहीं है, बट अगर डेल्टा O मींस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग दिया हुआ है और पेयरिंग एनर्जी दिया हुआ है, तो उनके कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि गिवन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड्स है वो वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। क्योंकि जब भी डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के साथ ही पॉसिबल है और वीक फील्ड लिगेंड के साथ हमेशा पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू डेल्टा O वैल्यू से ज्यादा होती है। जितने भी क्वेश्चंस हमने किया, इस क्वेश्चन को करने से समझने से पहले निश्चित रूप से इन सब वीडियो को देखें। अगले जो वीडियो होंगे, मेरे 2-3 जो भी वीडियो होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। जब भी अब इधर के जितने भी वीडियो उसको आप लोग जरूर देखें और जिसको भी जहां भी प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो अन्य स्टूडेंट्स तक पहुंचे इसके लिए आप स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।